हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी इथोलॉजी। और इथोलॉजी में जो चल रहा था हमारा वो चल रहा था फीडिंग बिहेवियर। हम डिस्कस कर रहे थे फीडिंग बिहेवियर। फीडिंग बिहेवियर के अंदर हमने डिवाइड किए थे एनिमल्स को 4 पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हमने कल हेटेरोट्रॉफ डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि था पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? हमने कल पैरासाइट के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था कि जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रहते हैं लिव ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहते हैं और वहीं से ही उनकी फीडिंग होती है। ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? पैरासाइट्स कहा जाता है। कल जो हमने एग्जांपल लिया था वो लिया था हमने लाइस का। लाइस यानी जू। जू जो है वो बच्चों के सिर के अंदर हम देख सकते हैं कि उनके बालों के अंदर जुएं पाई जाती हैं। तो वो क्या है? वो है एक पैरासाइट जो कि एनिमल के ऊपर प्रेजेंट है। अब जो पैरासाइट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक पैरासाइट होते हैं एक्टोपैरासाइट और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, 2 तरीके के पैरासाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो कि कहाँ रहे? जो कि रहे सरफेस के ऊपर। यानी कोई भी प्लांट या एनिमल है उसके सरफेस के ऊपर अगर वो पैरासाइट रह रहा है तो वो क्या होगा? एक्टोपैरासाइट। और अगर उसके इनसाइड रह रहा है यानी उसकी बॉडी के अंदर रह रहा है तो वो कैसा पैरासाइट होगा? वो होगा एंडोपैरासाइट। अब अगर कोई सरफेस पे रह रहा है, अगर हम इसका एग्जांपल दें तो जो सरफेस पे रह रहा है तो उसके अंदर हमारा यही एग्जांपल आ जाएगा लाइस। लाइस यानी जू। जू क्या होती है? बच्चों के सिर के अंदर पाई जाती है। तो वो हमारी जो एनिमल की बॉडी है उसके सरफेस पर प्रेजेंट है, वो सरफेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है लाइस। तो ये किस तरीके का पैरासाइट होगा? ये हो गया एक्टोपैरासाइट। उसी तरीके से एंडोपैरासाइट की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आ गया टीनिया, जैसे आ गया एस्कैरिस, ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कैसे पैरासाइट हो गए? ये हो गए एंडोपैरासाइट। ये दोनों ही पैरासाइट ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, टीनिया एंड एस्कैरिस। तो ये किस तरीके के पैरासाइट हो गए? एंडोपैरासाइट। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले तो जो प्रोटोजोआ है ओपेलिना, ये पाया जाएगा इन फ्रॉग्स रेक्टम। फ्रॉग की रेक्टम के अंदर पाया जाता है ओपेलिना प्रोटोजोआ। तो ये भी किस तरीके का पैरासाइट हो गया? एंडोपैरासाइट। हमने ये एग्जांपल इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि फ्रॉग जो है हमारे सिलेबस के अंदर है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी एक पैरासाइट पाया जाता है जिसका नाम है ओपेलिना। ये एक प्रोटोजोआ है जो कि फ्रॉग की रेक्टम के अंदर पाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किए पैरासाइट्स। अब एक टर्म आती है पैरासाइट से रिलेटेड जिसका नेम है पैरासिटॉइड्स। पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं? अभी हमने बात की थी टीनिया और एस्कैरिस की, ये ह्यूमन के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये अपना लाइफ साइकिल तो ह्यूमन के अंदर कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये ह्यूमन को मारते नहीं है, ये ह्यूमन की डेथ नहीं करते। लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो ह्यूमन की डेथ कर देते हैं। ऐसे पैरासाइट विच किल द होस्ट, जो अपने होस्ट को ही किल कर देते हैं, जो अपने होस्ट को मार देते हैं, ऐसे पैरासाइट को क्या बोला जाता है? पैरासिटोइड्स। लेकिन जो टीनिया और एस्कैरिस है ये ह्यूमन के अंदर तो रहते हैं, लेकिन इनका जो होस्ट है, होस्ट कौन है इनका? ह्यूमन। ह्यूमन को ये मारते नहीं है, उनको किल नहीं करते। लेकिन कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो जहां पर रहते हैं उसी को ही मार देते हैं। कहते हैं ना थाली में छेद करना, तो ये वही बात है कि उसको मार देते हैं, अपने होस्ट को ही मार देते हैं। ऐसे पैरासाइट्स को क्या बोला जाता है? पैरासिटोइड्स। ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, पैरासिटोइड्स क्या होता है। तो भी हमने इसका सेकेंड क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। पैरासाइट जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहते हैं उन्हें बोला जाता है पैरासाइट, जैसे कि लाइस या फिर जू। 2 तरीके के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स की सरफेस पर रहेंगे जैसे कि लाइस या जू। एंडोपैरासाइट जो अंदर रहेंगे, इसके अंदर हमने देखा टीनिया और एस्कैरिस, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है। सेकेंड है ओपेलिना, ये फ्रॉग के रेक्टम के अंदर रहता है। फिर हमने डिस्कस किया पैरासिटॉइड्स, ऐसे पैरासाइट्स जो किल कर देते हैं अपने होस्ट को, जिसके अंदर वो रहते हैं उसी को ही किल कर देते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ। हम यहाँ पर इन चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें इकोलॉजी में आने वाली हैं।
तो हम वहां पर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो थर्ड क्लासिफिकेशन थी वो थी सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि रहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर विच लिव और फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर ही रहते हैं और उनके ऊपर ही वो क्या करते हैं? फीड। उनका खाना भी वही है और इसे क्या बोला जाता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी डोम। डोम के ऊपर ही रहते हैं और डोम पे ही फीडिंग करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स जो हैं ये क्या करते हैं? इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल, ये हमने कहा ना डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। सैप्रोफाइट्स का क्या काम है? ये करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर और ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। और ये किसके अंदर हेल्पफुल होते हैं? ये हेल्पफुल होते हैं न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग के अंदर। ये किस तरीके से काम किया? जैसे कि कोई भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स है उसको बैक्टीरिया या फंजाई ने खाया तो उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी वो नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी? सॉइल के अंदर। यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी वो ऑर्गेनिक फॉर्म में थी, लेकिन जब ये नाइट्रोजन इस फॉर्म में आ गई तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में चलेगी। कहाँ पर? सॉइल के अंदर। तो ये जो सॉइल है, जब और कोई प्लांट या एनिमल यहाँ पर होगा तो उसको भी ये नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो ये नाइट्रोजन सेकेंड जनरेशन या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के काम में आ जाएगी। तो ये वाली नाइट्रोजन क्या कर रही है? यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का काम हो रहा है, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस रिसाइकिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का काम हो रहा है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से सैप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे कि आ गया बैक्टीरिया, जैसे कि आ गया फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई, जैसे कि आ गया डंग बीटल्स, स्नेल्स एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं अगर हम लिखने के चाहें तो, लेकिन हमें समझने के लिए इतना बहुत है कि कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, डंग बीटल, स्नेल्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? जो कि लिव करते हैं, रहते हैं और खाते हैं किसको? डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को। इन्हें क्या बोला जाता है? सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में, और ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्लासिफिकेशन की तरफ। हमने फोर्थ क्लासिफिकेशन का नेम दिया था मिक्स, यानी इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन बना भी हुआ और बन भी सकता है। ठीक है, मिक्स्ड। मिक्स्ड के अंदर अगर हम फर्स्ट डिस्कस करें तो हम डिस्कस करेंगे कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को तो होगा बेनिफिट और जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है उसको ना ही बेनिफिट होगा ना ही लॉस होगा। एक ऐसा रिलेशन, ये जो चीजें हैं कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये हम इकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वह डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म के अंदर एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर टू ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इन दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को तो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही कोई बेनिफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। कैसे? हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझे तो एक एकिनीज, ये सक्कर फिश होती है एकिनीज, ये रिलेशन शो करती है शार्क के साथ। एकिनीज और शार्क का रिलेशन है और इस रिलेशन को क्या बोला जाता है? कमेंसलिज्म बोला जाता है। कौन सा रिलेशन? एकिनीज एंड शार्क। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर, यहाँ पर हम सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, एकिनीज एंड शार्क के अंदर कौन सा रिलेशन है? कमेंसलिज्म का। इसके अंदर प्रॉफिट किसको हो रहा है? एकिनीज को, और शार्क को ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। कैसे? जब शार्क जो है, शार्क अपना प्रे पकड़ेगी, शार्क क्या होगी? प्रेडेटर। शार्क है एक प्रेडेटर, इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए अपना प्रे।
तो ये जिस भी प्रे को पकड़ेगी, जिसको भी खाएगी, उसका जो भी लेफ्ट ओवर रह जाएगा, यानी इसने इसको खाया, इसके बाद जो भी बचा कुचा उस प्रे का पार्ट रह गया, वो कौन खाएगा? वो खाएगा ये एक्निस फिश। तो इसको क्या, इसको कोई फायदा नहीं हुआ, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो प्रे लेफ्ट ओवर था वो वैसा का वैसे ही पड़ा रहना था। तो ना ही इसका कोई फायदा हो रहा है, ना ही इसका कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन इस शार्क के ऊपर बैठी इस एक्निस फिश को क्या फायदा हो रहा है कि इसको फीडिंग करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसका जो भी लेफ्ट ओवर बचेगा वो कौन खा लेगा? ये फिश खा लेगी। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? ये एक कमेंसलिज्म टाइप का रिलेशन हो गया, जिसके अंदर एक्निस फिश को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन शार्क को ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो ये कैसा किसका एग्जाम्पल था? कमेंसलिज्म का। और जो हम मिक्स्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये फर्स्ट था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म भी एक रिलेशन है, दो जनों का, दो ऑर्गेनिज्म का एक रिलेशन है, जिसके अंदर दोनों को ही क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी पहले ऑर्गेनिज्म को भी प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। हमने सुना होगा लाइकिन के बारे में। ठीक है, लाइकिन क्या है? लाइकिन है एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी और फंजाई को मिलाकर क्या बनता है? ये बनता है लाइकिन। ठीक है, तो इसके अंदर इन दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है। एल्गी भी प्रॉफिटेबल है और फंजाई भी प्रॉफिटेबल है। कैसे? ठीक है, फंजाई को चाहिए फूड, कौन प्रोवाइड करवाएगी? एल्गी। एल्गी क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन कर सकता है फूड का। तो इसको फोटोसिंथेसिस करके एल्गी फूड इसको प्रोवाइड करवाएगी, और जो फंजाई है वो इसको प्रोवाइड करवाएंगे वाटर और मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स जो है वो एल्गी को प्रोवाइड करवाएंगे, और एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करवाएगी। यहाँ पर जो फंजाई रोल प्ले कर रही है वो एक मास्टर का रोल प्ले करती है। कैसा? मास्टर का। ये एक मास्टर का रोल प्ले कर रही है, और जो एल्गी है वो एक स्लेव का यानी नौकर का रोल प्ले कर रही है। ये एक स्लेव यानी नौकर का रोल प्ले कर रही है। मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हेलोट्रिज्म। हेलोट्रिज्म क्या है? एक ऐसी रिलेशन जिसमें एक मास्टर की तरह बिहेव करता है, एक स्लेव यानी नौकर की तरह बिहेव करता है, और इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हेलोट्रिज्म। इसको हम याद कर सकते हैं कि जिसे हम लाइक करते हैं, लाइकिंग से हम बना लेंगे लाइक, उसे हम क्या करते हैं? हेलो। जिसे हम लाइक करेंगे उसे क्या बोलेंगे? हेलो। तो हेलोट्रिज्म किसके लिए यूज किया जाता है? लाइकिंग के अंदर जो दोनों एल्गी और फंजाई है। फंजाई कैसा है? एक मास्टर, और एल्गी कैसी है? स्लेव। ठीक है, ये था म्यूचुअलिज्म, जिसके अंदर दोनों को बेनिफिट हो रहा था। अभी हम थर्ड की तरफ चलते हैं। कॉर्टशिप फीडिंग। कॉर्टशिप फीडिंग का क्या मतलब है? कॉर्टशिप फीडिंग का मतलब है कि जो मेल है, मेल ने फीमेल के साथ करनी है मीटिंग। मेल ने फीमेल के साथ मीटिंग करनी है, तो मेल क्या करेगा? मेल एक प्रे पकड़ कर लाएगा, जो कि फीमेल जिस प्रे को खाना चाहती है, मेल एक प्रे पकड़ कर लाएगा, और उस प्रे को वो क्या कर देगा? गिफ्ट कर देगा फीमेल को। फीमेल को गिफ्ट किया जाएगा एक प्रे, मेल के द्वारा फीमेल को गिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब फीमेल बिजी होगी इस प्रे को खाने में, जब फीमेल बिजी होगी इस प्रे को ईट करने में, तब यहाँ पर क्या होगी? मेटिंग होगी। तब उसी टाइम पर मेटिंग की जाएगी मेल और फीमेल के द्वारा, जिस टाइम पर फीमेल जो है वो प्रे को ईट करने में बिजी होगी। ये प्रे एज अ गिफ्ट दिया जाता है मेल के द्वारा, किसके लिए? कॉप्यूलेट करने के लिए, कॉर्टशिप करने के लिए, या फिर कॉप्यूलेट करने के लिए। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉर्टशिप फीडिंग। और ये जो क्वेश्चन है, ये अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुई है 2022, उसके अंदर ये टर्म पूछी जा चुकी है कि कॉर्टशिप फीडिंग से क्या मतलब है। तो कॉर्टशिप फीडिंग क्या है कि मेल द्वारा फीमेल को एक प्रे का गिफ्ट दिया जाना। जब फीमेल बिजी हो प्रे को ईट करने में, उस टाइम पर क्या होती है? मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये टर्म थी कॉर्टशिप फीडिंग। अभी हम आगे चलते हैं।
पेरेंटल फीडिंग। पेरेंटल फीडिंग क्या है? पेरेंटल फीडिंग बहुत ही इजी सी टर्म है। जैसे कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? खाना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? फीड करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को। तो यही है पेरेंटल फीडिंग। इसके बारे में हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने हैरिंग गर्ल्स का एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले भी, कि हैरिंग गर्ल्स के अंदर क्या होता है। हैरिंग गर्ल्स जो होती है उसकी जो बीक होती है, इस तरीके से उसकी बीक होती है और उसकी बीक पर क्या प्रेजेंट होता है? एक रेड स्पॉट प्रेजेंट होता है। ये रेड स्पॉट प्रेजेंट होता है और जब भी इसके जो बच्चे हैं इस रेड स्पॉट को जब भी क्लिक करते हैं या जब भी टैप करते हैं तो ये क्या देती है? उनको फूड देती है। तो ये कैसी फीडिंग होगी? ये होगी एक पेरेंटल फीडिंग, जिसके अंदर पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को, अपनी प्रोजेनी को क्या करते हैं? खाना देते हैं, उनको फीड करते हैं। तो ये थी पेरेंटल फीडिंग। ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है? ब्रूड पैरासिटिज्म ये है कि कुछ फीमेल्स क्या करती हैं? अपनी एग्स को अदर नेस्ट के अंदर ले कर देती है। अदर नेस्ट के अंदर ले कर देती, यानी कि ये जो नेस्ट है वो किसी सेकंड स्पीशीज का है, वो कोई और स्पीशीज है। इस स्पीशीज के नेस्ट में इसने अपने एग्स को ले कर दिया। अब जो सेकंड स्पीशीज है, इस स्पीशीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इसके बच्चों को पालना है, यानी इसकी टेक केयर अब कौन करेगा? इसकी टेक केयर करेगी सेकंड स्पीशीज, और इसके लिए यही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है? ब्रूड पैरासिटिज्म ये है कि अपने एग्स को किसी दूसरे के नेस्ट में, किसी सेकंड स्पीशीज के नेस्ट में ले कर दिया, वहां पर अपने एग्स छोड़ दिए। अब सेकंड स्पीशीज ने क्या करना है? वही रिस्पॉन्सिबल है इसकी केयर करने के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है इसको फीड करवाने के लिए। यानी अब जो एग से जो न्यू ऑफस्प्रिंग निकलेंगे, नए बच्चे निकलेंगे, उनका खाना पीना, उनकी देखभाल कौन करेगी? ये सेकंड स्पीशीज जिसका नेस्ट है, जिसने छोड़ दिया, उसका काम खत्म। अब जो सेकंड स्पीशीज है उसका ही सारा का सारा काम है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ऐसा कौन करती है? किसके अंदर ये देखा जाता है? ये देखा जाता है कुकूज के अंदर। ये फिनोमिनन कुकूज के अंदर देखा जाता है। कुकूज अपने एग्स जो हैं वो किसी और नेस्ट में छोड़ आते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। लास्ट टर्म है क्लेप्टो पैरासिटिज्म। क्लेप्टोपैरासिटिज्म क्या है? ये एक तरीके की रॉबरी है, यानी डाका डालना, चोरी करना, ये एक तरीके की रॉबरी है। इसके अंदर क्या होता है? क्लेप्टोपैरासिटिज्म के अंदर होता है कि जैसे यहाँ पर कोई एनिमल है, इसके पास कोई प्रे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक और एनिमल है, इसके पास क्या है? इसके पास है प्रे, इसके पास अपना खाना है, अपना प्रे है। अब ये प्रे इसने पकड़ा भी हो सकता है, उसको मारा भी हो सकता है, उसको स्टोर करके भी रखा हो सकता है ताकि फ्यूचर में उसके या फिर उसके ग्रुप में काम आए। उसको पकड़ भी सकते हैं, उसको मारा भी हो सकता है, उसको स्टोर भी किया हो सकता है। किसी भी तरीके से इस एनिमल के पास, सेकंड एनिमल के पास एक प्रे है, लेकिन फर्स्ट एनिमल के पास प्रे नहीं है, ठीक है। तो अब ये एनिमल क्या करेगा? ये एनिमल डाका डालेगा इस एनिमल के ऊपर और इसका प्रे क्या करेगा? चुरा कर अपने पास ले आएगा। ये एनिमल इस एनिमल का प्रे चुराकर अपने पास ले आएगा। ये इसको क्या कर लेगा? हम कह सकते हैं भी टेक अवे। ये उसका प्रे को ले जाएगा, उसके प्रे को टेक अवे कर लेगा और ये एनिमल के पास अब प्रे नहीं बचेगा, इस एनिमल के पास अब प्रे बच जाएगा। तो ये जो रॉबरी है, ये जो डाका डालना है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है क्लेप्टोपैरासिटिज्म, ठीक है। तो ये थी हमारी फीडिंग बिहेवियर, इसी के साथ हमारा खत्म होता है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट बिहेवियर की तरफ, लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर, लर्निंग से क्या मतलब है?
अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो भी मैं यहाँ पर 10 डेफिनेशन लिख देती हूँ, वुडवर्थ ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, लेकिन हम यहाँ पर इथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको वो डेफिनेशंस पढ़नी है तो आप साइकोलॉजी पार्ट में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम इसको सिंपली डिफाइन करेंगे कि लर्निंग का मतलब क्या है। ठीक है, लर्निंग का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। किसी भी एक्सपीरियंस से जब बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाता है तो उसे हम लर्निंग कहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं साइकिलिंग करना। अगर कोई बच्चा साइकिलिंग करना सीखता है तो वो उसका सबसे पहले एक्सपीरियंस लेगा, धीरे धीरे वो उसके ऊपर चढ़ना सीखेगा, पहले पैडल मारना सीखेगा, फिर ब्रेक लगाना सीखेगा। तो जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता जाएगा, उसके जो बिहेवियर है, पहले वो गिरेगा लेकिन उसके बाद उसका बिहेवियर जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती जाएगी, उसको समझ में आता जाएगा कि कब ब्रेक लगानी है, कब पैडल चलानी है, तो वो क्या कर लेगा, वो साइकिलिंग सीख लेगा, है ना। तो इसी तरीके से हम कुछ भी सीखते हैं, हम अपनी स्टडी भी कर लें, वो भी हम इसी तरीके से करते हैं कि पहले हमें एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है कि हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया, हमारे बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन आ गया। तो अब जो लर्निंग है ये जन्मजात तो नहीं है, इसको तो हम सीखेंगे। तो ये कैसा है, एक एक्वायर्ड बिहेवियर है, एक अर्जित बिहेवियर, एक एक्वायर्ड बिहेवियर है। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा। अब ऐसा तो है नहीं मुझे साइकिलिंग करनी आती है ये तो मेरे पापा को भी साइकिलिंग करनी आती हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा, अगर उनको आती है तो मुझे सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा। ये एक लर्निंग बिहेवियर, एक एक्वायर्ड बिहेवियर है जिसे एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। ठीक है, अभी हम इसके आगे चलते हैं। अभी आएंगी टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये टॉपिक हमारा साइकोलॉजी और इसके अंदर सेम सा ही चलता है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंदर हम जो वहां पर पढ़ेंगे, जो भी साइकोलॉजी में आप पढ़ोगे तो उसके साथ ही ये भी वही चीजें हैं। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंदर अगर हम बात करें थॉरपे की, तो थॉरपे ने टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंदर इसके 2 टाइप्स बताए हैं। कौन से 2 टाइप्स बताए हैं? उन्होंने एक टाइप बताया, फर्स्ट बताया है फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड सेकंड बताया है रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग, 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग किसने बताई है? थॉरपे ने। इन्होंने फ्लेक्सिबल लर्निंग के अंदर रखा हैबिचुएशन को, स्वाभाविकरण को। इन्होंने रखा ट्रायल एंड एरर को। इन्होंने रखा इसके अंदर कंडीशनिंग को, ये जो पावलोव वाली कंडीशनिंग पढ़ते हैं उसको रखा। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने रखा कॉग्निशन को। ये 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग इन्होंने फ्लेक्सिबल में रखी थी और रेस्ट्रिक्टेड के अंदर इन्होंने रखी थी इम्प्रिंटिंग। ये क्लासिफिकेशन थॉरपे के द्वारा दी गई है और इस क्लासिफिकेशन से भी हमारा जो है आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इम्प्रिंटिंग लर्निंग जो है, उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी ऐसी लर्निंग है जो फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कैसी है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो उसके अंदर इम्प्रिंटिंग ऑप्शन में था, तो वही हमारा आंसर था कि जो इम्प्रिंटिंग है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और इसके अलावा भी अगर कोई लर्निंग के टाइप्स है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लर्निंग हैबिचुएशन से। हैबिचुएशन, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण ये क्या है? हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब क्या है?
अगर हम इसके वर्ड पे देखें तो इसके वर्ड में भी क्या आ रहा है, हैबिट, यानी किसी चीज की हैबिट से ये रिलेटेड है, किसी चीज की आदत पड़ने से ये रिलेटेड है। अगर हम हैबिचुएशन को समझें तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अगर अब कोई हम जाते हैं किसी फंक्शन के अंदर, किसी पैलेस में हम गए, एक पैलेस के अंदर, पैलेस के अंदर एक तो हॉल होता है और एक बाहर बिल्कुल आउटिंग होती है, जहां पर जब हम गए पैलेस के हॉल में तो वहां पर बजा था बहुत तेज डीजे। जैसे ही डीजे बहुत तेज हमारे कानों में आवाज आई तो हम कैसे हो गए, हम हो गए इरिटेट। हमने कहा कि ये बहुत ही तेज आवाज आ रही है, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमें वहां पर बैठना पड़ा। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो जो इरिटेशन थी वो हमें होनी बंद हो गई। हमें इवन एहसास भी नहीं हो रहा था कि डीजे बज रहा है, हम उधर से बिल्कुल ही साइड में हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डीजे हमें इतना इरिटेट कर रहा था, अब हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उस चीज की हमें क्या होगी, उस थोड़े से टाइम में हैबिट। और यही चीज क्या है, यही लर्निंग है, हैबिचुएशन लर्निंग। यानी किसी चीज को, किसी भी स्टिमुलस को, यहाँ पर स्टिमुलस क्या था, डीजे। तो जब किसी भी स्टिमुलस को कैसा दिया जाए, कॉन्टिन्यूसली दिया जाए, कॉन्टिन्यूसली यानी बार बार बिना रुके, कॉन्टिन्यूसली क्या बज रहा था, डीजे, कॉन्टिन्यूसली दिया जाए, ठीक है। उसमें ना ही कोई रिवॉर्ड हो और ना ही कोई पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी नहीं होनी चाहिए, कोई रिवॉर्ड और कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी तरफ जो रिस्पॉन्स है, तो उस स्टिमुलस की तरफ जो रिस्पॉन्स है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है बिल्कुल ही जीरो। तो यही हैबिचुएशन है। हैबिचुएशन अगर हम समझना चाहें तो यही 3 पॉइंट्स में हैबिचुएशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं कि हैबिचुएशन में कोई भी स्टिमुलस ऐसा हो जो कि कंटिन्यूसली दिया जा रहा हो, ठीक है, उसके अंदर ना ही कोई रिवॉर्ड हो ना ही कोई पनिशमेंट हो, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़े टाइम के अंदर जाकर जीरो हो जाता है। ये हमने एक पैलेस के अंदर का एग्जाम्पल दिया। अभी हम इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम करते हैं एग्जाम्पल के अंदर क्लैपिंग, क्लैपिंग करेंगे इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड। किसी एक छोटे से बच्चे के सामने आप क्लैपिंग करोगे तो उसको पहली क्लैपिंग करोगे, स्टार्ट करोगे तो वो आपकी तरफ देखेगा, वो अट्रैक्ट होगा। हम कैसे देंगे, उसके बाद हम करेंगे उसको कंटिन्यूसली। जब हम कंटिन्यूसली करेंगे तो उसका थोड़ी देर के बाद रिस्पॉन्स कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हैबिचुएशन। इसके अंदर एक एग्जाम्पल और आ जाएगा, वाइब्रेटिंग वेब ऑफ स्पाइडर। ये एग्जाम्पल जो है ये बुक्स में दे रखा है, इसलिए ये एग्जाम्पल हमें समझना जरूरी है। वाइब्रेटिंग वेब ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर क्या होता है, मकड़ी, मकड़ी का जाला। जो मकड़ी का जाला बना होता है, हम इसको बनाए इस तरीके से मकड़ी का जाला बना होता है। तो यहाँ पर अगर मकड़ी बैठी है, ये उसका जाला है, ये उसका वेब है। अगर उसके वेब को हम हिलाते हैं, थोड़ा सा भी उसको टच करते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ से हमने क्या दिया, स्टिमुलस दिया, इसको हल्का सा हिलाया तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वाइब्रेट होएगा, मकड़ी अपनी जगह पर रुक जाएगी और वो इस चीज को इवेलुएट करेगी, वो उस चीज पर ध्यान देगी। लेकिन जैसे ही हम कॉन्टिन्यूसली उसको वाइब्रेट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। वो इस स्टिमुलस को नेग्लेक्ट करेगी और अपना जाला बनाना जारी रखेगी। तो ये था हैबिचुएशन, जिसके अंदर हमने एग्जांपल देखे। इसको समझने के लिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जब स्टिमुलस को कंटिन्यूसली दिया जाए, जब यहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो थोड़े देर के बाद जो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स है वो जीरो हो जाएगा। यही था हैबिचुएशन या फिर स्वाभाविकरण। अभी हम चलते हैं ट्रायल एंड एरर की तरफ। ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर हम कहें ट्रायल और एरर मेथड दिया किसने था, तो सबसे पहले नाम जो हमारे मुंह पे आता है वो आता है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ही दिया था क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके अंदर क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर जो कंडीशन है वो है रीइंफोर्समेंट होना जरूरी है। यहाँ पर री यानी कोई ना कोई उनको मोटिवेशन जिस रूप में उनको किसी ना किसी रूप में मोटिवेशन मिलना चाहिए। ये क्या है, री उनको ये री मिलना जरूरी है, ठीक है।
जैसे कि अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा, कोई चाइल्ड है ना, उसे अब भूख लगी है, ठीक है, तो चाइल्ड को भूख लगी है तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो बहुत ही रेस्टलेस बिहेव करेगा, रेस्टलेस बिहेव करेगा, है ना, वो बहुत ही ऐसे भागेगा, या हम कह सकते हैं वो रन करेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, और ऐसा भागते भागते वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा रेफ्रिजरेटर के पास। वो गया रेफ्रिजरेटर, जिसे हम कहते हैं हमारे फ्रिज के पास, तो वो फ्रिज के पास जाएगा और फ्रिज में उसे क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे को भूख लगी, उसकी मम्मी घर पे नहीं है, तो उसने खाना खाना है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही रेस्टलेस होगा, वो इधर उधर भागेगा, कभी क्या खोलेगा कभी क्या खोलेगा, लास्ट में वो क्या खोलेगा, एक रेफ्रिजरेटर, जिसमें उसको क्या मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा फूड, ठीक है। अभी ऐसा सेकेंड टाइम होता है, सेकेंड टाइम भी बच्चे को लगती है भूख, तो क्या वो इतना रेस्टलेस होगा, क्या वो इतना भागेगा, नहीं, उसे क्या पता है कि रेफ्रिजरेटर में फूड पड़ा है, वो सीधा ही उस फ्रिज के पास जाएगा और उस फूड को खा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे हमने पूरा ट्रायल एंड एरर को समझ लिया, कैसे कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसने सबसे पहले क्या किया, वो भागा, रेस्टलेस हुआ, वो भागा, जैसे ही वो भागा, कभी इधर भागा कभी उधर भागा, उसने क्या किए, उसने किया ट्रायल, उसमें से काफी कैसे निकले, एरर निकले, ठीक है, उसने बहुत सारा ट्राई किया, उसमें से काफी सारे एरर निकले, काफी सारी उसकी जो ट्राई थी वो गलत चली गई, लेकिन उसको लास्ट में एक ऐसी उसने ट्राई की जिससे उसको क्या मिल गया, जिससे उसको वो चीज मिल गई जिसके लिए वो भाग रहा था, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया, जब उसको वो चीज मिल गई तो उसने क्या किया, उसने सीख लिया कि कैसे रेफ्रिजरेटर में से फूड निकल कर खाया जा सकता है जब उसको भूख लगी हो। तो ये कैसे लर्निंग थी, ये थी एक ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब हम उससे समझते हैं जो थॉर्नडाइक ने एग्जांपल दिया था। थॉर्नडाइक ने जो एग्जांपल दिया था, थॉर्नडाइक ने एग्जांपल दिया था एक कैट का। उन्होंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स का नाम रखा था थॉर्नडाइक या फिर पजल बॉक्स। इस थॉर्नडाइक या फिर पजल बॉक्स के अंदर उन्होंने रखी एक कैट जो कि कैसी है, भूखी है, ठीक है। ये कैट हंग्री है और यहाँ पर क्या पड़ा है, इस कैट का फूड पड़ा है, ये कैट हंग्री है, यहाँ पर एक इसका फूड पड़ा है। अब इस कैट को अगर इस बॉक्स से बाहर निकलना है, इस पजल बॉक्स से अगर उसने बाहर निकलना है, तो यहाँ पर एक लीवर है, एक ऐसा बटन है जिस बटन को प्रेस करते ही यहाँ का गेट जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पर एक गेट लगा है, ये गेट खुल जाएगा और कैट क्या कर सकती है, अपना खाना खा सकती है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि थॉर्नडाइक ने इसके ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि जब कैट ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया यहाँ से निकलने की, कभी वो यहाँ गई, कभी यहाँ गई, कभी यहाँ गई, कभी यहाँ गई, उसने पूरे बॉक्स से ट्राई की बाहर निकलने की, उसने इस गेट को खोलने की भी ट्राई की, लेकिन उससे नहीं खुला, और गलती से ये सब कुछ करते करते उसका पैर कहाँ पड़ गया, इस लीवर की तरफ, और जैसे ही उसका पैर लीवर की तरफ पड़ा और ये गेट खुल गया और उसको क्या मिल गया, खाना। ये हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद वापस से इस बिल्ली को यहीं रखा गया। अब देखा गया कि वो बिल्ली भागी तो सही, लेकिन उसने जो ट्रायल किए वो बहुत कम किए। पहले उसने ट्राई बहुत ज्यादा किए, लेकिन अब उसने ट्राई कम किए इस लीवर को खोलने में और फूड को लेने में। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि जैसे ये चीज चलती गई तो उस कैट को पता लग गया कि उसने कहाँ ट्राई करना है, उसने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्राई करना है, उसने इस लीवर को प्रेस करना है और उसने अपना फूड ले लेना है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था, जहां पर उसने बताया कि रीइंफोर्समेंट होना जरूरी है, और कोई लर्निंग करने के लिए बहुत सारे ट्रायल करने पड़ते हैं, जिसमें से कुछ एरर्स भी होते हैं, और जब ट्रायल और एरर चलता रहता है तो लास्ट में एक ऐसा ट्रायल जरूर आता है जिसके अंदर उसको अपना वो सक्सेसफुल हो जाता है, अपने रीइंफोर्समेंट को पा लेता है। तो उसी तरीके से ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया गया एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी का। बाकी जो भी लर्निंग की थ्योरीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।